नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संदीप टेक्नो स्टडी में। और आज हमारा कक्षा 12 रसायन विज्ञान का लेक्चर नंबर 6 है और आज का हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल से अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं आज के टॉपिक्स। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जानेंगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक सेकेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे पराशरण दाब का नियम। कल हम लोगों ने पराशरण दाब के बारे में कुछ चर्चाएं की थी, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। पराशरण दाब के नियम में कुल 3 नियम हैं। पहला क्या है, बॉयल वॉन हॉफ नियम, दूसरा चार्ल्स वॉन हॉफ नियम, तीसरा आवोगाद्रो वॉन हॉफ नियम। और इन्हीं तीनों के से मिलकर वॉन हॉफ समीकरण बनता है। इन्हीं तीनों से मिलकर वॉन हॉफ समीकरण बनता है। ठीक है, आज हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक और टॉपिक है हमारा, उसको भी कवर करेंगे हम लोग। ये वॉन हॉफ गुणक, ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और आज से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा पराशरण दाब के नियम। हम लोग पराशरण दाब के नियम के बारे में जानेंगे क्या है। चलिए कोशिश करते हैं जानने की। बॉयल वॉन हॉफ नियम पहला है, क्या है, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का पराशरण दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का पराशरण दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। उसके सांद्रण के समानुपाती कब होता है, जब पराशरण दाब सांद्रण के समानुपाती कब होता है, जब ताप को स्थिर कर दिया जाता है, तब हमारा पराशरण दाब सांद्रण के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, ये समानुपाती का चिन्ह है। सी बराबर भी हम जानते हैं समानुपाती किसके होता है, 1/v के। सी बराबर 1/v के समानुपाती होता है। इसलिए हमारा पाई मतलब कि पाई का मतलब है पराशरण दाब। ये हमारा सूत्र आएगा पाई बराबर पाई बराबर 1/v। अब आप लोग एक काम करिए, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चार्ल्स वॉन हॉफ नियम। बॉयल तो हम लोगों ने देख लिया, अब चार्ल्स वॉन हॉफ नियम क्या है। चार्ल्स वॉन हॉफ नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी तनु विलयन का सांद्रण स्थिर कर दिया जाए तो उसका पराशरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर हम जो तनु विलयन होता है उसमें अगर हम सांद्रण को स्थिर कर दें तो उस जो पराशरण दाब होगा वो परम ताप के समानुपाती होगा, के समानुपाती। तो ये हमारा एक सूत्र निकल आएगा, पाई प्रोपोर्शनल टी। ये दूसरा समीकरण आप लोग मान लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, ये नहीं, पहले हमारा ये है आवोगाद्रो वॉन हॉफ नियम। तीसरा आवोगाद्रो वॉन हॉफ नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि दो तनु विलयन पर ताप और पराशर दाब समान है तो उनके असमान आयतन में मोलों की संख्या समान होगी। समझें आप लोग, नहीं समझें वापस समझाता हूँ। जैसे कि इसमें कहा गया है, कहा गया इसमें कि जो अगर हम तनु विलयन में ताप और पराशर दाब को स्थिर कर दें तो जो हमारा आयतन होगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, मोलों की संख्या के, मोलों की संख्या के। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है
प्रोपोर्शनल n, मतलब कि या v आयतन है और n मोलों की संख्या है। ये कब सत्य साबित होगा? तब जब पराशर दाब और क्या टेम्परेचर मतलब कि ताप स्थिर हो, तब हमारा ये साबित होगा कि हाँ ये सत्य है। ठीक है, अब एक काम हम लोग करते हैं। आप क्या करिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। आप लोगों ने 3 समीकरणें देखी, कौन कौन सी देखी? पहली तो ये देखी, पाई बराबर पाई प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ पर पाई प्रोपोर्शनल होगा, पाई प्रोपोर्शनल 1/v। दूसरी समीकरण आपने क्या देखी? पाई प्रोपोर्शनल t। और तीसरी समीकरण अभी आपने देखी है v प्रोपोर्शनल n। अब हमारा अगला टॉपिक आता है वांट ऑफ समीकरण। वांट ऑफ समीकरण क्या है? वांट ऑफ समीकरण क्या है? इसका कुछ खेल नहीं है, बस जो हम लोगों ने 3 समीकरणें देखी है उन्हीं तीनों से को मिला दिया जाता है तो हमारा वांट ऑफ समीकरण तैयार हो जाता है। जैसे कि ये पहला समीकरण हम लोगों ने देखा था बॉयल वांट ऑफ नियम का, पाई प्रोपोर्शनल 1/v। दूसरा देखा था पाई प्रोपोर्शनल t, क्या किसका था? ये चार्ल्स वांट ऑफ नियम का। और जो हमारा इन दोनों से मिलकर बना है, हम लोग तीसरा समीकरण की इसमें बात नहीं की है, सिर्फ 2 ही समीकरणों से मिलकर ये बना है। 2 समीकरणों से मिलकर बना है, बॉयल वांट ऑफ नियम से और चार्ल्स वांट ऑफ नियम से। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा आता है, मिलाने पर हमारा आएगा पाई प्रोपोर्शनल t/v। लेकिन प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक s आएगा, जो s क्या होता है? विलयन का स्थिरांक है। ठीक है, और जो हमारे ये सूत्र परिभाषित हुआ है ये 1 मोल के लिए परिभाषित हुआ है। हम अगर क्या कहते हैं v को उधर भेज दें पाई की तरफ तो हमारा पाई v बराबर st आ जाएगा। ये हो गया। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की, वांट ऑफ गुणक या कारक। वांट ऑफ गुणक इसे कारक भी कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? विलेय पदार्थ के विलयन में संयोजन या वियोजन की सीमा को व्यक्त करने के लिए एक कारक आई की कल्पना की गई जिसे वांट ऑफ कारक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो विलेय पदार्थ जो विलयन में विलेय पदार्थ है, विलयन में जब संयोजित होता है वियोजित होता है तो उसकी सीमा को व्यक्त करने के लिए एक कारक आई का प्रयोग किया गया, आई की कल्पना की गई। इसे हम लोग क्या कह दिए हैं? वांट ऑफ कारक। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहे हैं? वांट ऑफ कारक। इसकी एक और परिभाषा मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं लिख कर नहीं लाया हूँ। क्या परिभाषा है? किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान और उसके सामान्य मान के अनुपात को वांट ऑफ कारक कहते हैं। जैसे कि कोई अणुसंख्य गुणधर्म है, हम लोगों ने 4 अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े, उनके प्रायोगिक मान मतलब कि जो मान निकला है और जो मान था उनके अनुपात को ही क्या कहते हैं? वांट ऑफ कारक कहते हैं। अब इसे कुछ नोट पॉइंट्स है उसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हो गया आज का हमारा ख़त्म। क्या है पहला? क्या है नोट पहला है, यदि आई बराबर 1, मतलब कि यदि वांट ऑफ कारक 1 के बराबर हो तो 1 के बराबर होगा तब क्या होगा? विलेय पदार्थ ना तो संयोजित होगा और ना ही वियोजित होगा। और अगर आई का मान कम है किससे? 1 से, तो ये संयोजित होगा और ज़्यादा है तो वियोजित होगा। ये हमारे क्लियर होगा टॉपिक्स। अब हम लोग मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोगों ने 4 अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े थे, उन चारों में आई का मतलब कि बाईं तरफ आई का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आई के साथ अणुसंख्या गुणधर्म तैयार हो जाता है। आप लोग उसे देख लीजिएगा। आज से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।
धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।